नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जहां से भी, जैसे भी, जो भी चीज़ लेकर के पढ़ रहे हैं अच्छा है। लेकिन आपको एक बात हम बता देते हैं कि आपको जेटेट परीक्षा में पास करने के लिए आपको जैक की किताब, जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ना पड़ेगा। यदि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप जेसीईआरटी जैक की किताब को 6 to 10 तक मिनिमम अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो आप एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। और जिनका सुविधा नहीं है उनके लिए हम जेसीईआरटी जैक की किताब का चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स और चैप्टर बाय चैप्टर उसका वीडियो और साथ में चैप्टर बाय चैप्टर उसकी क्लासेस के साथ साथ यहाँ पर रविवारीय जाँच परीक्षा जिसमें महा मैराथन क्लास सभी चैप्टर एक ही वीडियो में समाहित करके आपको दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपका 101% सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, और बहुत सारे सब्जेक्ट का अब नोट्स और पीडीएफ वीडियो सारा चीज़ अब कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी अब अवश्य यहाँ से परचेज कर लीजिएगा और पढ़िएगा। तो 1 से 5 की तैयारी के लिए अभी आपको 500 रुपये लगेंगे, या 6 से 8 की भी तैयारी करना है तो 500 रुपये लगेंगे, और जो शिक्षक दोनों की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अभी 700 रुपये लगेंगे। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता देते हैं, हमारे यहाँ अभी टेस्ट सीरीज भी एक लॉन्च किया गया है। जो शिक्षक तैयारी कर लिए एग्जाम का, उनको लगता है कि हम टेस्ट सीरीज में भाग लें, तो टेस्ट सीरीज में हमारे यहाँ से जुड़ करके भाग ले सकते हैं। डेली आपकी टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है। तो इसके लिए 20 टेस्ट सीरीज, यदि आप 20 टेस्ट सीरीज दीजिएगा तो उसके लिए आपको अभी एक मुश्त 150 रुपये देने पड़ेंगे। और इस टेस्ट सीरीज में आपको पुरस्कार भी रखे गए हैं। प्रथम पुरस्कार 50 रुपये के हैं, सेकेंड पुरस्कार 20 रुपये के हैं और थर्ड पुरस्कार 10 रुपये के। तो आप अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा। चलिए चलते हैं आज के यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पिता में कौन सा समास है? माता पिता में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास? कौन सा समास होगा? ठीक है, देखिए माता पिता, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा। द्विगु में क्या होता है? द्विगु में द्विव से होता है दो, यानी दो, ये संख्यावाचक हो गया। क्या हो गया? संख्यावाचक, दो संख्यावाचक। तो संख्यावाचक का मिलान संख्यावाचक के साथ ही कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका द्विगु में संख्यावाचक होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए दो, माता पिता, ये क्या है? माता का उल्टा पिता होता है ना। तो ऐसा समास जिसमें एक दूसरे का अपोजिट वर्ड्स हो और बीच में योजक चिन्ह हो। अगर योजक चिन्ह कहीं कहीं देखिए छोड़ता भी बुलाने के लिए, तो आप देखिएगा दोनों वर्ड्स ऐसा लगा हुआ रहेगा जो एक दूसरे के अपोजिट होगा। जैसे माता है तो देखिए इसके साथ लगा हुआ है पिता, जैसे भाई रहेगा तो इसके साथ लगा हुआ रहेगा बहन, जैसे रात रहेगा तो इसके साथ लगा हुआ रहेगा देखिए दिन। ये एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसको द्वंद्व समास। अपोजिट आदमी में क्या होता है बताइए? लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं होता है? तो लड़ाई झगड़ा होना कहीं तो हम कहते हैं ना द्वंद्व, लड़ाई झगड़ा होना ही द्वंद्व कहते हैं। तो द्वंद्व कब होता है? जब एक दूसरे का दोनों आदमी अपोजिट होता है, वहीं पर लड़ाई होता है। ठीक है, तो ये द्वंद्व समास के अंतर्गत चला जाएगा। क्लियर? द्वंद्व समास के अंतर्गत चला जाएगा। तो ये द्वंद्व समास किसमें? बी में। बी इसका राइट आंसर होगा। स्वाभाविक में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है कि स्वाभाविक में कौन सा प्रत्यय है। देखिए यह आपको ग्रामर सारा कुछ यहाँ पर जो है, जो क्लास जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं पूरा कंप्लीट है। ये सब चीज़ पढ़ा दिया गया है। अब आपको टेस्ट लिया जा रहा है। ठीक है, जो नए जुड़े हैं वो उतना पीडीएफ देख लीजिए जो आपको भेज दिया गया है पर्सनल नंबर पर, वहाँ से जुड़ करके देखने के बाद टेस्ट सीरीज में ज़रूर भाग लीजिए। ठीक है, तो देखिए उपसर्ग प्रत्यय कौन होता है? उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगा उपसर्ग और जो बाद में लगा पश्चात लगा वो प्रत्यय है। ठीक है, अब देखिए तो स्वाभाविक में ऐसा चीज़ आपको तोड़ना है कि एक मूल शब्द भी हो और उसमें कुछ जुड़ भी रहा हो। तो देखिए होता क्या है? स्वभाव होता है ना, कहते हैं ना इसका स्वभाव। ठीक है, तो स्वभाव एक शब्द हो गया। अब इसमें हम जोड़ेंगे तो देखिए याद रखिएगा, अगर इधर से लगाना है तो ये वाला ई दीजिएगा, अगर इधर से लगाना है तो यह वाला ई दीजिएगा। जब भी उपसर्ग प्रत्यय चयन कीजिएगा तो ये जरूर देखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, एक दो बार नहीं आया हुआ है। ठीक ना, तो स्वाभाविक के लिए देखिए मूल शब्द हो गया स्वभाव, स्वभाव हो गया। और स्वभाव में कौन जोड़ेंगे? देखिए ई जोड़ेंगे या ये इक जोड़ेंगे, दोनों इक दिया हुआ है, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसका मतलब हर्षी होता है, ई का मतलब हर्षी होता है, तो यहाँ हर्षी दिया है। अगर इधर से देता दीर्घी तो इसका मतलब दीर्घी होता है, तो ये जोड़ना पड़ता है। तो हर्षी दीर्घी देख लीजिएगा, हर्षी होगा तो ये लगेगा, दीर्घी होगा तो ये लगेगा। अब आपका यहाँ पर दिया कौन है? तो हर्षी दिया है, इसलिए इक होगा, ये वाला इक होगा। ठीक है, ये वाला इक नहीं होगा। क्लियर हो गया ना? तो एक लगेगा, एक किस में है? बी में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संतोष में कौन सा उपसर्ग है? देखिए संतोष में कौन सा उपसर्ग है? संग, सम, सम, सदा। ठीक है, संतोष का उपसर्ग और प्रत्यय बताने के लिए सबसे पहले आप इसको संधि विच्छेद कर लीजिए। ठीक है, संतोष का संधि विच्छेद होता है देखिए सम
और जोड़ होता है तोष, सम जोड़ तोष। इसको जब बनाइएगा एक एक शब्द तो ये बनेगा संतोष। क्लियर। तो ये सम जो है उपसर्ग है, जो प्लस बॉडी होता है और ये पहले लगा तो उपसर्ग और बाद में लगा तो प्रत्यय, तो ये पहले लगा हुआ है सम, इसलिए ये सम उपसर्ग है। तो सम उपसर्ग देखिए आपको बी में भी दे दिए हैं, सी में भी दिए हैं। अगर आप बी भी मारे तो भी आपका आंसर सही है, सी भी आप मारे तो भी आपका आंसर सही है। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है? पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है? अम्बु, जल, वारी, सभी। राइट आंसर सभी। पर्यायवाची शब्द रट के जाइएगा। क्लियर। बौना ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? बौना ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? बुध, शुक्र, प्लूटो या पृथ्वी। ठीक है। देखिए ग्रहों की संख्या कितनी थी बताइए, ग्रहों की संख्या कितनी थी? ग्रहों की संख्या 9 थी। लेकिन वर्तमान में अगर अभी प्रश्न आ जाता है कि ग्रहों की संख्या कितनी है तो आपको लिखना है 8। अब बताइए 9 से 8 कौन सा हुआ? 9 से 8 कौन सा हुआ? देखिए यहाँ पर 2004 ईस्वी में आपको बात बता देते हैं, जब ग्रहों की श्रेणी में देखा गया तो 9वां ग्रह जो था वो प्लूटो था, जो सबसे छोटा ग्रह था प्लूटो। तो ये जो है आपको प्लूटो जो है ग्रह की श्रेणी होने के लिए जो टारगेट बनाया गया था उस श्रेणी में नहीं आ पा रहा था। ठीक है। तो इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और ग्रह की श्रेणी से हटा करके इसको नाम रख दिया गया है, प्लूटो को ही कहा गया है बौना ग्रह। प्लूटो को ही कहा गया है बौना ग्रह। तो यही चीज़ है, इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। ग्रहों की संख्या 8 है, 9 नहीं है, याद रखिएगा। और किसको हटाया गया तो प्लूटो को हटा गया है। 2004 में जो है सोवियत संघ के यहाँ पर जो बैठक रखी गई थी उसमें हटाया गया है। क्लियर। तो प्लूटो के ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। इसका राइट आंसर सी है। इसमें से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ठीक है। या प्रश्न है इनमें से कौन भारत का पड़ोसी देश, ये दोनों में से कोई एक रहता है। तो देखिए भारत का पड़ोसी देश का नाम याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक याद कर लीजिएगा आप लोग। क्या है? बहुत लोग पूछता है कि बचपन में क्या कर लिए, तो बताते हैं हम लोग बचपन में क्या किया। कोई बोलता है MBA किया, कोई बोलता है MA किया, कोई बोलता है कुछ। तो याद रखिएगा बचपन में MBA किया। ठीक है। इससे क्या आपको याद होगा? तब भारत का पड़ोसी देश का नाम याद हो जाएगा। क्लियर। तब बचपन, बचपन ये लिखा हुआ बड़ा और MBA यही दोनों से बनेगा। बचपन में MBA किया। ठीक है। बचपन में MBA किया। ठीक है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। याद हो गया। ये पड़ोसी देश हैं। ये कौन है? पड़ोसी देश हैं। अब ये पड़ोसी देश हैं तो इसमें नाम देखिए, इंडोनेशिया तो पड़ोसी देश नहीं है, रूस भी पड़ोसी देश नहीं है, जापान भी पड़ोसी देश नहीं है, अफगानिस्तान पड़ोसी देश है। तो इसको जब बचपन MBA किया याद रखिएगा। बचपन में जो है इसमें सुटेबल करने के लिए हम लगा दिए थे, तो बचपन MBA के याद रखिएगा तो उसे पड़ोसी देश आ जाएगा ना। पड़ोसी देश से किसी भी प्रकार देखिए प्रश्न को इसी को हम पूछ घुमा दे सकते हैं। तो लेकिन ये याद रहेगा, अगर आप 2 से 4 बार लिख लीजिएगा तो आपको क्लियर रहेगा, कभी भी पड़ोसी देश से प्रश्न है तो बन जाएगा। तो इस तरह से आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या कोई नहीं। देखिए विटामिन की कमी से जो रोग वाला है ना, याद रखिएगा एक प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसमें डाउट मत रखिएगा। तो इसके लिए देखिए जब हम आपको क्लास 6 का पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको सारा चीज़ याद करवा दिए हैं। क्या याद करवाए हैं? रात बेरी साकेत रोया पर खून न रुका। ठीक है। तो रतौंधी ये A हो गया, ये B हो गया, C हो गया, D, इसी तरह से हर वर्ड को चलता है। तो A है शुरू बार। तो विटामिन A की कमी से रतौंधी नामक रोग होगा। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, बिच्छू का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिच्छू का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपको बताना है। एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या कोई नहीं। ठीक है। तो बिच्छू का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए डंक की जब बात आ जाएगी किसी का डंक में, तो उसमें देखिए ज़्यादातर करके फॉर्मिक अम्ल वाला ऑप्शन आप मारिएगा। क्या मारिएगा? फॉर्मिक अम्ल वाला ऑप्शन मानिएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मिक अम्ल जब ब्लड में मिलता है ना तो बहुत परपराता है, बहुत उछलता है हाथ में। तो डंक वाली चीज़ें आएगी तो उसमें फॉर्मिक एसिड याद रखिएगा, फॉर्मिक अम्ल याद रखिएगा, पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, फाइंड आउट द वर्ड द स्पेलिंग ऑफ विच इज रॉन्ग। इसमें से उस शब्द को पता कीजिए जिसका स्पेलिंग गलत है। जिसका स्पेलिंग गलत है वो कौन सा वर्ड्स है? ल्यूमिनियस, बैटरी का नाम सुने होंगे, LUMINIOUS बिल्कुल सही है।
ज्योग्राफी भूगोल जिसको हम लोग कहते हैं GEOGRAPHY ये भी सही है। साइंस तो SCIENC ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर साइंस ये स्पेलिंग गलत है, तो आपको यही रॉन्ग को पता लगाने के लिए बोल रहा था, तो साइंस ये गलत है, राइट आंसर इसका डी होगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, फाइंड आउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें से इंट्रोगेटिव सेंटेंस पता कीजिए कौन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर। आर यू कमिंग फ्रॉम पटना। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है, तो प्रश्न जो भी वाक्य रहेगा उसके लास्ट में पहला चिन्ह रहेगा क्वेश्चन वर्ड्स का, तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड्स है इसलिए ये तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक हो गया, ये प्रश्न ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला देखिए, तो ए आंसर हो गया। फाइंड आउट वर्ड्स एडजेक्टिव। इसमें एडजेक्टिव वर्ड्स को पता करना है। फाइंड आउट वर्ड्स एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव कौन है उसको पता करना है। ही, सीता, बेस्ट या रीड, कौन सा एडजेक्टिव है। देखिए ही जो हो गया यह किसी नाम के बदले में आता है, ठीक है, तो किसी नाम के बदले में आता है, तो ही प्रोनाउन हुआ। ही कौन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट ये सब प्रोनाउन में आता है, ठीक है। अब देखिए सीता, सीता क्या चीज़ है, तो एनीथिंग नेम इज नोन एज नाउन, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, तो सीता संज्ञा है। अब देखिए बेस्ट, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पर बेस्ट एडजेक्टिव है, ठीक है, बेस्ट एडजेक्टिव है। अब एक बचा आपको पता करने के लिए रीड, तो रीड क्या चीज़ है, कोई भी एक्शन यानी पढ़ने का काम, ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब है। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला देखिएगा, फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ इवनिंग। इवनिंग का अपोजिट वर्ड्स क्या होगा, फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ इवनिंग। इवनिंग का अपोजिट वर्ड्स क्या होगा, मॉर्निंग, नाइट, डे, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ इवनिंग। इवनिंग का अपोजिट वर्ड्स क्या होगा, मॉर्निंग होगा ना, इवनिंग का मॉर्निंग हो जाएगा, यानी शाम का क्या होता है, सुबह होता है, शाम का सुबह होता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पे ये मैथ सेक्शन का प्रश्न आ गया, इसका मान क्या होगा, 5 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 0 इंटू 4 का 0 का मान क्या होगा बताना है। 0, 1, 60 या 3 क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको याद होगा किसी भी चीज़ का पावर 0, n का पावर 0 तो इसका मान 1 हो गया, 10 का पावर 0 तो इसका ही मान 1 हो गया, 100 का पावर 0 तो इसका ही मान 1 हो गया। किसी भी चीज़ का पावर 0 तो उसका मान 1 होता है। क्लियर है ना। देखिए अब यहाँ पर 5 का पावर 0 तो उसका मान 1 हो गया, इंटू का साइन है, 3 का पावर 0 तो उसका ही मान 1 हो गया, इंटू 4 का पावर 0 उसका ही मान 1 हो गया। तब 1 को तीनों बार गुना करेंगे या 1 को 1 लाख बार गुना करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 1 ही तो आएगा ना, तो इसका राइट आंसर 1 हो गया। क्लियर। अगला है 15 आदमी किसी कार्य को मिलकर 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 30 आदमी उसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए आदमीन और दिन, आदमीन और दिन ये दोनों प्रश्न, आदमीन के लिए एम और दिन के लिए डी, तो आदमीन और दिन वाला जब प्रश्न आएगा तो उसका ट्रिक होता है, आपको इसका चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो यहाँ से जुड़ करके सारा JCERT का किताब का नोट्स PDF जरूर देख लीजिएगा, तो अभी कभी जुड़िएगा। देखिए 15 आदमी किसी कार्य को मिलकर 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, यहाँ पर एक वाक्य पूरा होता है, तो पहला वाक्य के लिए पहला आदमी के लिए M1 और उसके दिन के लिए D1, यानी M1 D1, और पहले आदमी के लिए M2 और दूसरे वाक्य के लिए D2। दूसरा वाक्य जब शुरू होगा तो M2 से कीजिएगा। तो 15 आदमी, तब 15 आदमी कितने दिन में करते हैं मिला करके, तो 60 दिन में पूरा करते हैं। तो 30 आदमी, तो M2 30 कितने दिन में पूरा करेंगे, तो D2 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर कहा जाएगा 30 दूनी 60, बचा कितना 15 दूनी 30, यानी 30 दिन में पूरा करेंगे। कितने दिन में पूरा करेंगे, 30 दिन। 30 दिन किस में, ए में है, ए इसका राइट आंसर होगा। तो इसका पूरा PDF और वीडियो लेकर के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न रहेगा आपका। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की परिधि कितनी होगी। इस चैप्टर को भी यहाँ पर पढ़ा दिया गया है, क्लास 6 का सेशन में आपका है। देखिए वृत्त का व्यास दिया हुआ है, ये वृत्त हो गया ना, इसके केंद्र से जब हम गुजरते तो व्यास का तो ये 14 सेंटीमीटर है। तो इसका त्रिज्या केंद्र के बीच में होता है, केंद्र से परिधि तक कहीं भी, तो ये आधा हो जाएगा, व्यास का आधा। तो व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वृत्त की परिधि कितनी होगी, तो वृत्त का परिधि का सूत्र होता है, देखिए 2πr, तो 2 गुने पाई का मान हो गया 22/7 इंटू r का मान हो गया 7, 7 कट गया,
22 दूनी 44 हो गया, यही आंसर। ठीक है, यही आंसर हो गया कितना, 44 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है, वह त्रिभुज है। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है, वह त्रिभुज कौन सा है? विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु या कोई नहीं। ठीक है, तो एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं जब आपस में बराबर होती है तो देखिए वह कहलाता है आपका समबाहु त्रिभुज। क्या कहलाता है आपको? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, वह कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका राइट आंसर समबाहु त्रिभुज होगा। अगर कोई इधर उधर मारे हैं तो वो आपका गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षिका अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं कभी नहीं देती। देखिए जब आप पढ़ाते हैं तो बहुत तरह का पढ़ाई होता है। आप देखिएगा इसमें, शिक्षिका अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं कभी नहीं देती, वह अपने छात्रों को उत्तर सुलझाने के लिए उत्साहित करती है, समूह चर्चा करवाती है। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? सामग्री के प्रयोग पर, उत्तम उदाहरण स्थापित करने पर, सीखने के लिए तैयारी या सक्रिय भागीदारी। तो देखिए यह उपागम किस पर काम कर रहा है? तो यह शिक्षिका चाहती है कि बच्चे जो है हमारे साथ पढ़ाई में सक्रिय भागीदारी का सदस्य बने। इसके लिए यह क्रियाकलाप करवाया जाता है विद्यालय के में बच्चों के साथ जब आप पढ़ा रहे हो तब। नहीं तो सिर्फ आप जा करके अपना बकते जा रहे हैं तो उसमें बच्चे सक्रिय भागीदारी नहीं लेते हैं। तो यदि आप प्रश्न उन्हीं से निकलवाते हैं, बच्चों से निकलवाते हैं, इसका मतलब है कि बच्चे आप में पढ़ाई में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। ठीक है, तो यह शिक्षिका क्या कर रही है? तो बच्चों को सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए बोल रही है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौजूदा स्थिति में शिक्षा का सही रूप है, जो वर्तमान में स्थिति है उसमें शिक्षा का सही रूप क्या है? सशिक्षा, तकनीकी शिक्षा, नैतिक एवं आदर्श शिक्षा या सभी। ठीक है, तो मौजूदा स्थिति में शिक्षा का सही रूप क्या है आपको बताना है। तो देखिए मौजूदा स्थिति में सशिक्षा भी चल रहा है, तकनीकी शिक्षा भी चल रहा है, नैतिक एवं आदर्श शिक्षा भी चल रहा है, ये सभी राइट आंसर है। ठीक है, इसमें कौन समस्यात्मक बालक नहीं है? इसमें कौन समस्यात्मक बालक नहीं है? चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, मारपीट करने वाला या अच्छा स्वभाव वाला। तो चोरी करने वाला बालक देखिए समस्यात्मक बालक है, झूठ बोलने वाला बालक भी देखिए समस्यात्मक बालक है, मारपीट करने वाला बालक भी समस्यात्मक बालक है, लेकिन अच्छा स्वभाव वाला बालक जो है वो समस्यात्मक बालक नहीं है। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला देखिएगा। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता से ग्रसित रोग का नाम क्या है? अग्रेफिया, डिस्फेजिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। ठीक है, तो मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता से ग्रसित रोग का नाम होता है अफेजिया। ठीक है, फेजिया याद रखिएगा। मौखिक रूप से मतलब फेज मोड में फेजिया, उसमें कोई डिस्फेजिया भी देगा, कोई अफेजिया, मतलब फेजिया जितना के साथ लिखा हुआ रहेगा वो समझिएगा मौखिक रूप से है सीखने की क्षमता। ठीक है, तो डिस्फेजिया हो गया। अगला है द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड शीप। प्रश्न बार बार ये पूछा जा रहा है, फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, आपका सिलेबस तो अब चेंज हो रहा है तो ये जेंडर पढ़ लेना है आपको। ठीक है ना, जेंडर आता है। द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड शीप। शीप का जो है फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? तो मेयर होगा, विक्सेन होगा, बीच होगा या यू होगा। तो EWAU होता है शीप का फेमिनाइन जेंडर। क्लियर। चलिए अगला, सबको समान दृष्टि से देखने वाला को क्या कहते हैं? जो सबको समान दृष्टि से देखता है उसके बदला में एक शब्द क्या आएगा? दयालु, एक नयन, समदर्शी या सभी। तो समान दृष्टि से देखने वाला को देखिए हम लोग कहते हैं समदर्शी। ठीक है, समान दृष्टि से देखने वाला को समदर्शी कहते हैं। क्लियर हो गया है ना। चलिए अगला देखिएगा। प्रदत्त संख्या 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4 2 का बहुलक क्या होगा? ठीक है, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा या 4 होगा। बहुलक क्या होगा? एक चीज़ देखिए, बहुलक जो सबसे सर्वाधिक बार इस संख्या में आया हुआ है वही उसका बहुलक होता है। जो संख्या सबसे सर्वाधिक बार आया हुआ है वही उस संख्या का बहुलक होता है। ठीक है, तो देखिए एक कितने बार आया है? 1 2 3 4 3 बार आया है। एक कितना बार आया? 3 बार आया। चलिए 2 की बात करते हैं। 2 कितना बार आया? 1 2 3 4 5, 2 5 बार आया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बना लेते हैं। अब बच्चा 3 कितना बार आया है? तो 1 बार आया है। 4 कितना बार आया है? 2 बार आया है। तो जो संख्या सबसे सर्वाधिक बार आया वही बहुलक होगा। तो 2 देखिए सबसे ज़्यादा बार 5 बार आया तो वही बहुलक होगा। ठीक है, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2। क्लियर। चलिए अगला,
एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? बछेंद्री पाल, प्रेमलता अग्रवाल, लिडिया ब्राडी या फांटा? तो एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला जो थी वो आपका बछेंद्री पाल थी। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? जमशेदपुर, चाईबासा, पलामू या लातेहार? प्रश्न बार बार आ रहा है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। लातेहार में स्थित है। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर कैसे बेतला, यहाँ याद रखिए बेतला, लास्ट में ला से जिला लातेहार, ला से जिला लातेहार। क्लियर हो गया ना? कैसे याद रखिएगा? बेतला जब पूछेगा ना, बेतला, देखिए यही पूछता, बेतला किस जिले में स्थित है? बेतला, बेतला में लास्ट में ला और यहीं से शुरू कर देगा लातेहार। क्लियर हो गया ना? समास का उदाहरण है त्रिनेत्र, पंचमुहान, रात दिन या लंबोदर। इसमें कौन द्विगु समास का उदाहरण है? देखिए द्विगु ना, द्विगु मतलब दो होता है, तो दो संख्यावाचक है, तो इसके साथ जो भी संख्यावाचक वाले शब्द आएंगे वो सभी चले जाएंगे द्विगु में। ठीक है, तो यहाँ पर संख्यावाचक में देखिए कौन कौन आता है। पहला त्रिनेत्र है, पंचमुहान है, द्विगु समास का उदाहरण में त्रिनेत्र है, पंचमुहान है, रात दिन है, लंबोदर है। ठीक है, तो त्रिनेत्र में आप देखेंगे यहाँ पर तीन नेत्र का समा है, तो ये भी संख्यावाचक है, लेकिन यह द्विगु समास नहीं है, क्योंकि त्रिनेत्र तीन नेत्रों का समाहार होता है, इसका विशेष अर्थ निकलता है। तो जिसका विशेष अर्थ निकलता है, अगर वह संख्यावाचक होगा भी तो वह बहुव्रीहि में जाएगा। वह किस में जाएगा? बहुव्रीहि में जाएगा, इसलिए त्रिनेत्र बहुव्रीहि में जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है पंचमुहान। तो पंचमुहान मतलब पांच मुहानों का समाहार, जहाँ से पांच को मुहान जाता है। इसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है और संख्यावाचक भी, इसलिए यह द्विगु समास है। रात दिन में रात दिन एक दूसरे का अपोजिट है, बीच में योजक चिन्ह है, तो द्वंद्व समास है। लंबोदर, लंबा उदर जिसका विशेष अर्थ निकल रहा है, लंबा उदर जिसका गणेश भगवान के सेंस में, तो ये लंबोदर है, तो इसका विशेष अर्थ निकल रहा है बहुव्रीहि समास है। यानी इसमें द्विगु समास कौन हुआ? तो पंचमुहान द्विगु समास हो गया। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं आपको बताना है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6 या 7। ठीक है, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर सर्वनाम का वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी देख लीजिएगा। इसके भेद को नाम याद रखने का ट्रिक है। पुनी, पुनी, अपनी, संबंध बताओ। पुनी अपनी संबंध बताओ। पु से पुरुषवाचक सर्वनाम, नी से निश्चयवाचक सर्वनाम, अ से निश्चयवाचक सर्वनाम और प से पुरुषवाचक सर्वनाम, नी से निश्चयवाचक सर्वनाम और संबंध से संबंधवाचक सर्वनाम। 6 गो होता है। ठीक है, आकाश पताल के बीच लगने वाला चिन्ह को क्या कहते हैं? आकाश और पताल के बीच में लगने वाला चिन्ह जो है वो चिन्ह का क्या नाम है? प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए इस तरह का जो चिन्ह रहता है इसको हम लोग कहते हैं योजक चिन्ह। इसको क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार के चिन्ह को योजक चिन्ह। तो आकाश पताल के बीच में योजक चिन्ह लगता है, ये आपका योजक चिन्ह है। ठीक है, चलिए अगला देखें। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द क्या है? जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द क्या है? यशस्वी, युधिष्ठिर, सत्याग्रही, असुरही। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द होता है युधिष्ठिर। क्या होता है? युधिष्ठिर। डिबिया में कौन सा प्रत्यय है? डिबिया में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। या, आ, या, कोई नहीं। ठीक है, तो डिबिया में कौन सा प्रत्यय है? तो डिब्बा होता है। इसमें देखिए इसमें इस तरह से लगा हुआ है तो इसलिए या प्रत्यय लीजिएगा। क्या लीजिएगा? या प्रत्यय। तो डिबिया में कौन सा प्रत्यय है? या प्रत्यय है। क्लियर? चलिए अगला। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से कौन सा स्पेलिंग सही है उसको चुनना है आपको। स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टैंडर्ड, नन ऑफ दिस। ठीक है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है? इसमें करेक्ट स्पेलिंग आपका स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट हो जाएगा। चूज द करेक्ट आर्टिकल। रमेश रीड्स आवर। ठीक है, ए, एन, द या नन ऑफ दिस। देखिए इसमें आर्टिकल जो होता है यहाँ पर जैसे आप देखिएगा HOUR, तो अगर इसको हम देखें कि किसी भी वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर हो, अगर वो आपका कॉन्सोनेंट हो तो उसके अनुसार यहाँ पर देखिए लगेगा ए। लेकिन अगर उच्चारण से आप देखते हैं तो इसका उच्चारण होता है आवर, न कि हावर। ठीक है, तो आवर होता है। तो इसको हम देखते हैं आवर वाले को क्या होता है। तो आवर वाले का यहाँ पर होता है एन। क्या होता है? एन। तो इसका उच्चारण एन होता है, क्योंकि जब भी हम आर्टिकल लेते हैं तो उसके उच्चारण के आधार पर आर्टिकल लगते हैं। उच्चारण वॉवेल साउंड ना कि उसके कॉन्सोनेंट और वॉवेल लेटर को देख करके, इस पर नहीं करते हैं। क्लियर हो गया ना? तो आवर के पहले क्या लगेगा? आवर के पहले
एन लगेगा। क्या लगेगा? आवर के पहले एन लगेगा, क्योंकि वॉवेल उच्चारण हो रहा है, अब वॉवेल के पहले एन लगाते हैं। राइट द अपोजिट वर्ड, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ कम। कम का अपोजिट वर्ड क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। गो होगा, प्ले होगा, राइट होगा या रीड होगा। क्या होगा? गो का अपोजिट, ठीक है। तो देखिए गो का अपोजिट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो गो यहाँ पर कम, कम का अपोजिट जो है आपका गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा कम का अपोजिट। कम मतलब यहाँ पर आना, तो गो का मतलब जाना, विपरीतार्थक शब्द कहते हैं हम लोग उसको, ठीक है। अगला है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना है आपको बताना है, ठीक है। 9,999, यहाँ पर 10,000, 10,999 या 11,999, क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप जब देखते हैं तो 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या अगर कभी भी बोल दिया जाए तो 4 को 9 हम लिखेंगे, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या बोला जाए तो 1 दे करके 3 को 0 लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। ये क्या हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 9, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, 9 1 10 हो गया, यानी 10,999 होगा। 10,999 किस में दिया हुआ है, तो सी में दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मान निकालिए। क्या पूछ रहा है आपसे कि मान निकालिए, तो -2 इंटू -3 इंटू -1 इंटू -5 का वैल्यू कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। -15 होगा, 30 होगा, -30 होगा या -15 होगा, क्या होगा क्लियर करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले देखिए, अगर माइनस प्लस के लिए हो तो सबसे पहले माइनस को गिनिए, कै गो माइनस दिया है, तो 1 2 3 4। अगर माइनस सम संख्या में हो, माइनस सम संख्या में हो तो उसका चिन्ह प्लस हो गया, सबसे पहले याद रखिए, ठीक है। अब अंक को गुना कर लीजिए, 2 तिया 6, 6 कम 6, 6 पचे 30, यानी +30 आंसर आ रहा है। +30 किस में, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है 9 + 6 भागे 5 + 4 का मान कितना होगा, 6, कितना होगा, 6 7 8 या 5, क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, 9 और 6 को सबसे पहले ब्रैकेट से काम करते हैं कोष्ट का, तो 9 6 15, अब भागा कितना हो गया 5 और +4 हो गया। 15 में 5 से भागा देंगे तो कितना बच जाएगा, देखिए 3 और +4 हो गया, 3 और 4 कितना हो गया 7, यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। 7 किस में है, बी में है, बी ही इसका आंसर हो गया। चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है 0.01 इंटू 0.001 इंटू 0.01 का मान कितना होगा आपको बताना। बहुत चौंकाने वाला प्रश्न रहता है, और देखिए इसमें किसी कन्फ्यूजन के चलते लोग नहीं बना पाते हैं, तो इसको बना लीजिएगा। ये कैसे होगा, तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें अभी आप दशमलव भुला जाइए कि दशमलव है भी, अभी आप भुला जाइए कि दशमलव नहीं है जब, तो ये 001 का मतलब 1 होगा, 001 का मतलब 1 होगा और 1, यानी गुणा करने पर कितना आएगा, 1 आएगा, क्लियर। अब देखिए दशमलव, इसमें कितने अंक के बाद दशमलव, 2 अंक, इसमें कितने अंक, 3 अंक, और इसमें कितने अंक, 2 अंक, यानी टोटल दशमलव कितना अंक का हो गया, 2 3 5 और 2 7 अंक, ठीक है। तो अब आप देखिए गुना कर लिए ना, 1 आपको गुणनफल आया है और 7 अंक के बाद दशमलव देना है, तो 1 अंक पहले से ऑलरेडी हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, तो 6 को 0 ले लीजिएगा, कै गो 0 लीजिएगा, 6 को 0 लीजिएगा ना, और उसके बाद दशमलव बिठा दीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 को 0 और 1 दशमलव, 6 को 0 और 1 दशमलव किस में देख लीजिएगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 2 2 4 2 6 और 1, यही है डी ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 3 - 1/7 का मान कितना है, 3 - 1/7 का मान कितना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं फटाक से, जितना जल्दी हो सके आप बनाइएगा। 3 - 1/7 यानी 1 हो गया, 1 और 7 का सबसे पहले एलसीएम लिए, 7 7 1 जा 7, तो यहाँ पर हो गया 21 और 7 से 7 कट गया, 1 बचा, 21 - 1 यानी कितना हो गया, 20/7 हो गया। अब इसको आप कीजिएगा 20 से 7 में, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14 6 20, 20/7, ये किस में, 2.6/7 आपका ए में है, तो ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है डीजे के अत्यधिक उपयोग से कौन सा अधिक प्रदूषण होता है। डीजे जो अभी आप बाजा देखते हैं उसका अत्यधिक उपयोग से कौन सा प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या कोई नहीं, ठीक है। तो डीजे के अत्यधिक उपयोग से ध्वनि प्रदूषण होता है। कौन सा प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है।
भूकंप को मापा जाता है बोफोर्ड पैमाने में, डेसिबल में, न्यूटन में या रिएक्टर पैमाने पर। ठीक है, तो भूकंप की जो माप की जाती है वो आपको रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है ना, रिएक्टर पैमाने पर। सीएनजी का संक्षिप्त रूप है, सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या आपको बताना है? क्लीन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बन नेचुरल गैस, कार्बाइड नेचुरल गैस। ठीक है, तो सीएनजी का संक्षिप्त रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, चलिए। पेड़ पौधे प्रदूषण घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। CO गैस, CO2 गैस, O गैस या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए पेड़ पौधे जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा बनाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा जब भोजन बनाते हैं तो भोजन के रूप में यहाँ पर CO2 गैस को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये CO2 गैस को जब ग्रहण करेंगे तो CO2 गैस ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? प्रदूषण समाप्त होगा। तो प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किसका? तो CO2 गैस का या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ग्रहण करते हैं। क्लियर? अगला, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है? जैसे देखिए श्यामपट्ट जो है वो कौन सी सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है? श्रव्य है, दृश्य है, दृश्य श्रव्य है, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसको समझिएगा। श्रव्य मतलब यहाँ पर श्रव्य मतलब सुनना, सुनने वाला साधन है। श्यामपट्ट सुनने वाला साधन है। दृश्य, दृश्य मतलब देखने वाला साधन है। दृश्य श्रव्य मतलब देखने और सुनने दोनों वाला साधन है श्यामपट्ट, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए श्रव्य मतलब जो सुनने वाले साधन होते हैं, उसमें रेडियो हो जाते हैं, टेलीविज़न, टीवी, ये सब हो गया। और दृश्य मतलब देखने वाला, तो श्यामपट्ट पर कोई चीज़ लिख दिया जाता है तो उसको हम देखते हैं, यानी दिखाते हैं श्यामपट्ट पर लिख कर किसी को, तो ये दृश्य साधन के रूप में उपयोग किया जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित माना जाता है आपको बताना है। ठीक है, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। देखिए खेल जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। खेल से क्या होता है? तो खेल में देखिए बहुत अधिक नियम कानून होते हैं और यह टीम वर्क होता है। तो यह टीम में क्या होता है? तो अपने टीम को सहयोग किया जाता है और उसमें शारीरिक संतुलन का विकास भी होता है। तो राइट आंसर डी होगा। खेल से ये सारे फायदे मिलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम कौन है? मीडिया, परिवार, विद्यालय या सरकार? तो देखिए सबसे पहले जो समाजीकरण होता है वो परिवार से होता है, इसलिए प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम परिवार है। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है वो किसकी वकालत करता है? मुख्य धारा का, एकीकृत शिक्षा का, समावेशी शिक्षण का या पृथकीकरण का? ठीक है, तो देखिए जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। किसका वकालत करता है? समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। अगला है पाई है एक। पाई है एक, पाई क्या चीज़ है आपको बताना। बहुत बार प्रश्न पूछा गया। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, आभास संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो देखिए पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है क्योंकि इसका मान फिक्स नहीं होता है। ठीक है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, तो घुमक्कड़ शब्द में ड़ है, अड़ है, अक्कड़ है या सभी है? ठीक है, कौन सा प्रत्यय आपको बताना है। देखिए घुमक्कड़ को तोड़िएगा तो घूम बनता है, घूमने को घूम कहते हैं, और उसमें अक्कड़ शब्द जोड़ा हुआ है, उसमें अक्कड़ शब्द जोड़ा हुआ है। तो प्लस के जो पहले लगता है उपसर्ग होता है, जो बाद लगता है वो प्रत्यय होता है। तो घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है। कौन लगा हुआ है? अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है, ये अक्कड़ हो गया। क्लियर हो गया ना। चलिए, एगमार्क का संबंध है। एगमार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से। ठीक है, तो एगमार्क क्या होलोमार्क जो देखिएगा आपको पैकेट पे दिया रहता है, उसका संबंध उसकी गुणवत्ता से होता है। संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत इसमें कौन कौन से आते हैं? ठीक है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आपको कौन कौन? पशु पक्षी, गुण दोष, दिशाएं आदि या कोई नहीं। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा वैसी संज्ञा है जिसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिएगा अच्छा, बुरा, गुण, दोष यहाँ पर हो गया, तो ये आपको जो है यहाँ पर भाववाचक में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। वहाँ मोहन के कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थानों पर प्रयुक्त होगा। वहाँ मोहन के
क्या भराएगा, या, और, अलावा या अथवा। तो वहाँ मोहन के अलावा कोई और नहीं था, वहाँ मोहन के अलावा कोई और नहीं था, ये भराएगा। ठीक है, तो राइट आंसर अलावा हो जाएगा। अगला देखिएगा, बाधा डालना मुहावरा का अर्थ है। देखिए सब प्रश्न जो है ना किसी न किसी राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है, वहीं से आपको टेस्ट सीरीज बनाया गया है और सभी प्रश्न आए हुए हैं, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि नहीं आया हुआ है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो सभी कोई टेस्ट सीरीज जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं जरूर एडमिशन करा लीजिए टेस्ट सीरीज में। बाधा डालना मुहावरा का अर्थ है पाला पड़ना, रोड़ा अटकना, बरस पड़ना, दांत पीसना। ठीक है, तो बाधा डालना का मतलब होता है रोड़ा अटकाना, क्या करना, किसी भी काम में रोड़ा अटकाना बाधा डालना मुहावरा का अर्थ होता है। ठीक है, अगला है सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से सही स्पेलिंग को चुनना है। ब्यूटीफुल, क्लोज, एक्टिव, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ब्यूटीफुल का भी स्पेलिंग सही है, क्लोज का भी स्पेलिंग सही है, एक्टिव का भी स्पेलिंग सही है, ऑल ऑफ दीज, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, सेलेक्ट द अपोजिट वर्ड क्लोज। सेलेक्ट द अपोजिट वर्ड क्लोज। क्लोज का उल्टा क्या होगा, क्लोज का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, क्लोज यानी बंद हो गया, तो बंद का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द क्या होगा, ये हिंदी में आपको समझना है। कोल्ड होगा, हॉट होगा, ओपन होगा, एक्टिव होगा। ठीक है, तो बंद का क्या होता है बताइए, ओपन का मतलब होता है खुला, तो बंद का विलोम क्या हो जाएगा, खुला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खुला। ठीक है, तो सेलेक्ट द अपोजिट वर्ड क्लोज, क्लोज का अपोजिट हो जाएगा ओपन। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा, सेलेक्ट द अपोजिट वर्ड। सेलेक्ट द अपोजिट वर्ड फ्रेंड। फ्रेंड का अपोजिट क्या होगा, दोस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, दोस्त, एनिमी, सेल्फ या इम्पटी। ठीक है, तो दोस्त का, मित्र का क्या होता है, एनिमी यानी शत्रु, मित्र का क्या होता है, शत्रु होता है। ठीक है, मित्र का शत्रु होता है। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा, सेलेक्ट द अपोजिट वर्ड ऑफ इवेन। सेलेक्ट द अपोजिट वर्ड ऑफ इवेन। इवेन का अपोजिट वर्ड क्या होगा, इवेन मतलब यहाँ पर देखिए सम हो गया, सम संख्या, इवेन मतलब सम संख्या हो गया, सम हो गया, तो सम का अपोजिट क्या होगा, सम का विलोम क्या होगा, एवरी, ऑड, एम्प्टी या नेवर। ठीक है, तो इवेन मतलब सम होता है, ऑड मने विषम होता है, ऑड मने विषम होता है, तो सम का अपोजिट विषम होगा यानी इवेन का ऑड होगा। यही क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिएगा, किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है। किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है, कोयला, सीएनजी, एलपीजी या हाइड्रोजन। किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है, तो देखिए यहाँ पर जो सबसे ऑप्शन दिया गया है उसमें सबसे ऑप्शन अच्छा कोयला है, यानी अगर प्रदूषण तो होगा ही लेकिन सबसे ज़्यादा प्रदूषण यहाँ पूछा है कि सबसे अधिक वायु प्रदूषण किससे होगा, तो कोयला के जलने से ही सबसे अधिक वायु प्रदूषण होगा, क्योंकि एलपीजी से गैस बहुत कम निकलती है, सीएनजी से भी कम, हाइड्रोजन से भी कम, जो कि वायु प्रदूषण कर सके। अगर वायु प्रदूषण कोई सबसे अधिक करेगा तो वह होगा कोयला। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है। इसमें 4 ऑप्शन है, देखिए प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऐसा है जो जल में नहीं घुलता है इसमें। ठीक है, दूध, शहद, तेल या अल्कोहल, कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलेगा, यानी उसको हम जल में डालेंगे तो वो छहिल जाएगा या उसमें मिक्स नहीं होगा, अलग अलग हो जाएगा, वो चीज़ हुआ जल में नहीं घुलना। तो दूध तो जब हम जल में डालते हैं तो वो घुल ही जाता है, शहद भी गर्म जल में डालने पर घुल ही जाता है, अल्कोहल भी, अल्कोहल शराब भी लोग उसमें पानी मिला के पीते हैं तो घुल ही जाता है, लेकिन तेल, अगर आप जल में तेल डाल कर कभी देखिएगा, अगर आपको दिक्कत होगा तो तेल और पानी अलग अलग हो जाता है, छहिल जाता है, इसलिए इस जल में नहीं घुला। ठीक है, जो जल में घुलता है वो अलग अलग नहीं होता, मिश्रित हो जाता है, इसलिए तेल इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र ओजोन का अणु दर्शाता है, बहुत बार आया हुआ है, ओजोन का अणु वाला फॉर्म सूत्र जो है बहुत बार पूछा गया है, आप सभी जरूर देखे जाइएगा, O2, O3, O4 या O5, कौन सा सूत्र ओजोन के अणु को दर्शाता है, तो राइट आंसर उसका हो जाएगा O3। क्या हो जाएगा, O3। चावल तथा गेहूं को नामित किया जाता है, चावल तथा गेहूं को
किस रूप में नामित किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दे करके बताइएगा। दालों के रूप में, सब्जियों के रूप में, फलों के रूप में, अनाज के रूप में। दाल के रूप में कौन आएगा? तो दाल का नाम उसमें होगा रहर, मसूर, मूंग, चना, ये सब दाल के रूप में जाएगा। सब्जी के रूप में कौन जाएगा? तो आलू, टमाटर, प्याज, मूली, ये सब रहता तो ये सब्जी में जाता। फलों के रूप में कौन जाएगा? तो आंवला, संतरा, केला, अमरूद, ये सब फलों के रूप में जाएगा। लेकिन चावल और गेहूं अनाज के रूप में कौन जाएगा? तो चावल और गेहूं। तो चावल और गेहूं किस रूप में नामित किया जाएगा? अनाज के रूप में नामित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 55 डिग्री का पूरक कोण क्या है? 55 डिग्री का पूरक कोण क्या है? ठीक है, देखिए सबसे पहले जान जाइए कि पूरक कोण कहते किसे हैं। ठीक है, यदि दो कोण अल्फा और बीटा दो कोण है, ठीक है, तो दो कोणों का योगफल यदि 90 डिग्री हो तो उसको हम पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, और दो कोणों का योगफल यदि 180 डिग्री हो तो उसको समपूरक कोण कहेंगे। क्लियर? तो 55 का पूरक क्या होगा? तो कोई एक कोण दिया हुआ है, दूसरा कोण बताना है उसका पूरक। ठीक है, तो देखिए 55 का पूरक क्या है? किसी का भी पूरक बताना हो आपको, 90 डिग्री में से जो दिया है उसको घटा दिया कीजिएगा। तो 90 डिग्री में से 55 डिग्री घट जाएगा तो बोलिए क्या बनेगा? 35 डिग्री बनेगा ना। 5 5 10, 5 3 8 1 9, 35 डिग्री बना। तो 35 डिग्री इसका पूरक कोण होगा। सबको क्लियर हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा? चलिए ठीक है। अक्षर डी में कितनी सममिति रेखाएं हैं? देखिए सममिति पढ़ लीजिएगा। सममिति बहुत बार आया हुआ है। सममिति मतलब समान माप की आकृति। जैसे अगर हम यहाँ पर एच लिख रहे हैं तो इसमें कितनी सममिति रेखा होगी? जो एक दूसरे पर दम मुड़ जाए तो यहाँ पर हम देखेंगे एक वो सममिति रेखा इसमें आ जाएगा। ठीक है, और अगर बराबर पर होगा तो इधर से भी ये मुड़ करके इस पर बैठ जाएगा। ठीक है, तो 2 हो गया। लेकिन डी में कितनी सममिति रेखा होगी बताइए? डी, तो डी हम लोग लिखते कैसे हैं? मान लीजिए इस तरह से लिखते हैं डी। तो इसमें अगर हम यहाँ से काटेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो एक वो सिर्फ सममिति रेखा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका सी होगा। एक त्रिभुज के कोण 3:7:8 के अनुपात में है तो सबसे बड़ा कोण का मान क्या होगा बताना है? 60 डिग्री, 70 डिग्री या 80 डिग्री। ठीक है, चलिए देखिएगा इसको बना लेते हैं कैसे। त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात दिया हुआ है, इसलिए पहला अनुपात दिया हो तो पहला कोण 3x मान लीजिए, दूसरा कोण 7x मान लीजिए और तीसरा कोण 8x मान लीजिए। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। तो ये 3 है मतलब 3x है, ये 7 है मतलब 7x है, और ये 8 है मतलब 8x है। तीनों को मिला के कितना होता है? तो यहाँ पर 180 डिग्री। 3 7 10 और 8 18, 18x बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा बताइए? 18x बराबर 80, तो x बराबर 180/18 हो गया। 180/18, तो 18 दही में 180। x का मान निकल चुका ना। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है बताइए? सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 8 है। तो सबसे बड़ा कौन का मान कितना था? 8x। तो 8 और x का मान निकल गया 10, यानी 8 दही 80। यानी सबसे बड़े कोण का मान कितना होगा? तो 80 डिग्री होगा। सबसे छोटे मान का कोण कितना होगा? तो वो आपका 3 दही 30 डिग्री होगा। ठीक है, हो गया ना। तो इसी तरह से इसको हम लोग बनाते हैं। अगला देखिएगा, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 70% लड़के हैं, लड़कियों की संख्या कितनी है? बहुत बार प्रश्न ऐसा आया है घुमा फिरा के, लेकिन आपको बहुत जल्दी बनाइएगा। देखिए 50 विद्यार्थियों के कक्षा में, एक रूम में 50 को विद्यार्थी हैं। ठीक है, उस कक्षा में 70% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी है बताइए? टोटल 100% पर होता है, तो 100% में 70% लड़का है, तब लड़की का प्रतिशत बताइए? तो 100% में से 70% घटा दीजिएगा तो बचेगा 30%, यानी 30% लड़की है, तब परसेंट को निकालना है। टोटल यहाँ पर विद्यार्थी 50 है और 50 का 30% कौन है बताइए? लड़कियाँ हैं। ठीक है, अभी निकालें। कक्षा में 70% लड़के, देखिए 70% लड़के हैं तो लड़कियां कितना हो जाएगी? 100 में से 70 यानी 30 होगा ना। तो यहाँ पर 50 गुने 30 और बट्टा कर देंगे, परसेंटेज हटाने के लिए 100। 1 0 1 0 कट गया, यानी बच गया 15। कितना बच गया? 15 बच गया। ठीक है, तो 50 का 30 यानी 15। तो कितना, कै गो लड़कियाँ हैं? लड़कियाँ 15 हैं। लड़कियाँ कितनी है?
15 है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर, अब अगला प्रश्न आइए। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे बताइए? उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, उससे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, ये तो बाद में चलेगा। उससे दंड देंगे, ये भी बाद में चलेगा। और यहाँ पर सबसे पहला चीज़ जो आएगा वो कारण जानने की चेष्टा कीजिए। अगर कोई बच्चा देर से आ रहा है तो उसके घर में क्या दुख तकलीफ बाधाएं हैं उसको जानने का कोशिश कीजिए। अगर वो सही सही जवाब देता है तो उसका फेस वैल्यू से ही आपको पता चल जाएगा कि सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसके कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि किस कारण से वह विलम्ब हो रहा है। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का मुख्य कारण क्या है? विद्यालय से विद्यार्थी लोग भाग जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिव्यक्ति। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों को भाग जाने का मुख्य कारण होगा कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। देखिए 1 दिन 2 दिन 4 दिन जाएगा, अगर वहाँ कक्षा जो सेशन चल रहा है उसमें उसको मन नहीं लगेगा तो वो रुचि का अभाव होने के कारण भाग जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। किशोरावस्था के विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। किशोरावस्था के विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो आप जानते हैं किशोरावस्था क्या है? एक परिवर्तन की अवस्था है। इसमें बच्चे में विभिन्न तरह के परिवर्तन देखने को, परिपक्वता देखने को मिलता है। इसमें जो बच्चा जिस और मूव कर गया उसका दिमाग वो वही चीज़ बनता है। ठीक है, तो किशोरावस्था के विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन है? तो वो है आपका परिवर्तन। क्या है? परिवर्तन। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। जो बच्चे बाल्यावस्था में आते हैं शैशवावस्था के बाद, उनके शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? खेलकूद में छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। सामूहिक खेल एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। स्वयं न पढ़ने पर दंडित किया जाना चाहिए। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें तो सबसे मुख्य चीज़ है स्वयं पढ़ने पर दंडित नहीं किया जाना चाहिए, ये तो सही बात है। सामूहिक खेल एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जाना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। बाल्यावस्था में शिक्षण का स्वरूप यही होना चाहिए कि सामूहिक खेल और रचनात्मक कार्य के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। पर्यावरण का निर्माण हुआ है। पर्यावरण का निर्माण कैसे हुआ है बताना है। पर्यावरण का परिजोड़ावरण, पर्याय जोड़ावरण, परिवेश जोड़ावरण या परिजोड़ अनावरण, क्या होगा इसका पहला? ठीक है, तो पर्यावरण का निर्माण जो हुआ है वो होता है परिजोड़ आवरण। परिजोड़ आवरण पर्यावरण होता है। ठीक है, परिजोड़ आवरण पर्यावरण होता है, याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न आ गया। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह एक मानसिक विकास है, यह एक शारीरिक विकास है, यह एक ध्यान का विकास है, यह भाषा का विकास है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह जो है आपका मानसिक विकास है, क्योंकि मानसिक में जब तक उपज नहीं हुआ तब तक संवेदना आएगा ही नहीं किसी के प्रति। ठीक है, एक घड़ी को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दिए। एक घड़ी को 500 रुपये में खरीदा लेकिन बेचा कितने में? 600। तो लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लाभ निकाल लीजिए, लाभ कितना हो रहा है? तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए 600 रुपये में बेचा जाता है और 500 रुपये में खरीदा जाता है, तो ये लाभ नहीं हुआ, ये आपको हानि का सौदा हुआ, हानि का सौदा हुआ। ठीक है, देखिए घड़ी को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दिया गया, तो खरीदा गया कितना में? 500 में, बेचा गया कितना में? 600 में। तो होगा क्या? क्लियर हो गया लाभ हुआ कि हानि? देखिए हम दोनों चीज़ आपको बताएं, लेकिन आपके डाउट को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर 500 रुपये में खरीदा, 600 रुपये में बेचा, तो फिक्स हो गया कि लाभ हुआ उसको, लाभ। ठीक है, लाभ कितना हुआ? 100 रुपये हुआ। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा यहाँ पर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 500 और इंटू कितना हो गया यहाँ पर? 100 हो गया। 100 पचे 500 और 5 बीस 100, यानी 20% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20% किस में है? ए में है, 20% ए में है। अगला प्रश्न है √400, √900, √100 का मान क्या होगा? देखिए रूट याद रखिए, वर्गमूल याद रखिए कम से कम 30 तक का। तो 400 का वर्गमूल कितना होता है? निकालिए, 20 होता है। 900 का वर्गमूल कितना होता है? 30 होता है। 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। 20 30 50 और 10 60, 60 रुपये हुआ ना, यही उसका राइट आंसर हो गया। 60 किस में आप देख लीजिए, तो 60 आपका सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बरसात के दिनों में कुएं में गए वर्षा के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सा रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, CaOCl2।
दूसरा ऑप्शन है मीठा सोडा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और अगला है धोने वाला सोडा Na2CO3 धोने वाला सोडा, और बाकी कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर और ब्लीचिंग चूर का सूत्र होता है CaOCl2। ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो है परेशानी आ रही थी। ठीक है, तो बरसात के दिनों में कुएं में गए बरसात के दिनों में कुएं में गए वर्षा के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सा रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण, CaOCl2 हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है। देखिए अम्लीय वर्षा आपको चैप्टर है एक, ठीक है, अम्लीय वर्षा एसिड रेन, ये क्या होता है आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हो तो आप जान जाइए। ठीक है, देखिए जैसे नगरों महानगरों में क्या होता है, बहुत अधिक प्रदूषण होता है। ठीक है, बहुत अधिक प्रदूषण होता है। प्रदूषण होने के कारण क्या होता है, जब भी कभी वहाँ पर वर्षा होती है तो देखिए चाहे वो प्रदूषण में सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यहाँ पर होता है नाइट्रिक गैस, ये सभी मिले हुए रहते हैं वो गैस में। तो वर्षा जब होती है तो जल के साथ मिल करके यह सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है, या नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अम्ल बनता है तो इसका पीएच मान क्या हो जाता है, तो पीएच मान यहाँ पर 7 से कम हो जाता है। ठीक है, तो पीएच मान 7 से कम होता है तो अम्लीय वर्षा के लिए देखिए पीएच मान 5 से 5.3 यानी 5.3 आ जाता है या 5.2 आ जाता है। तो इस वर्षा को देखिए हम लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा। इसी वर्षा को हम लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा, यानी जिस वर्षा का यदि पीएच मान हम माप लें और वो 5.3 यानी 5 तक आ जाता हो तो उसको हम लोग कहेंगे अम्लीय वर्षा कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो अम्लीय वर्षा उसी को अम्ल वर्षा एसिड रेन कहें। तो उसमें बृहद प्रदूषक कौन है? देखिए प्रदूषक तो SO2 भी है और CO2 भी है, लेकिन यहाँ पर बृहद कौन है, बृहद पैमाने पर कौन होता है? तो बृहद पैमाने पर देखिए SO2 गैस यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस को माना जाता है। याद रख लेगा, प्रश्न आपका एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा को आप समझ गए और इसका टोटल जो है चैप्टर देखिए आपको यहाँ पर हमने करवा दिया है। ठीक है, इसका क्लास जो है आपको यहाँ पर जो तैयारी के लिए जुड़े हुए हैं उनको करवा दिया गया है। तो जो अभी तक तैयारी के लिए आप लोग नहीं जुड़े हैं तो वो चाहे 1 to 5 हैं या 6 to 8 है, आपको JCERT जैक की किताब का पूरा 6 to 8 तक हमने कंप्लीट करवा दिया, 6 to 10 तक भी करवा दिया, अब इंटर भी जा सकता है। ठीक है, तो आप सभी यहाँ से सिर्फ 500 रुपये में जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए अगला है NCTE का उद्देश्य क्या है। देखिए यहाँ पर जो हम लोग शिक्षा जगत का जो काम करते हैं वो किसका फॉर्मेट होता है, तो NCTE का होता है। ठीक है, तो NCTE का जो राष्ट्रीय शिक्षक संस्थान जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षालय खोलना, शिक्षालय में शिक्षा स्तर को बनाए रखना, शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना, या शिक्षालय को अनुदान देना। ठीक है, तो NCTE का देखिए मुख्य उद्देश्य जो है वो आपको शिक्षालय में, आपको विद्यालय में शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए NCTE जो है हमेशा शोध करते रहती है। ठीक है, NCTE हमेशा शोध करते रहती है। अगला प्रश्न है, इसमें कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर रासायनिक उर्वरक का उदाहरण कौन नहीं है, नहीं पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि नहीं वाला प्रश्न ही आपको गलती करवा देता है, क्योंकि आपको ध्यान कहाँ जाएगा कि कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण है। ठीक है, सीधे यूरिया हो जाएगा, पोटास हो जाएगा, फास्फोरस सब मार लीजिएगा। ठीक है, लेकिन यह ध्यान दीजिए कौन नहीं है आपको बताना है। देखिए यहाँ पर 2 तरह के उर्वरक होते हैं, ठीक ना, एक हम लोग यहाँ पर उर्वरक और एक को कहते हैं खाद, कहते हैं ना, एक को खाद। तो खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, तो खाद रासायनिक पदार्थों से मिलकर के, उर्वरक रासायनिक पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन खाद जो है यहाँ पर प्राकृतिक पदार्थों के सड़ने गलने से बनता है। ठीक है, तो देखिए रासायनिक उर्वरक में कौन कौन आता है, इसमें कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। रासायनिक तो यूरिया तो रासायनिक उर्वरक है, यूरिया रासायनिक उर्वरक है, पोटास भी रासायनिक उर्वरक है, और फास्फेट भी रासायनिक उर्वरक है। लेकिन कंपोस्ट देखिए, कंपोस्ट रासायनिक उर्वरक नहीं है, ये खाद है, कंपोस्ट खाद होता है। ठीक है, तो इनमें कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, तो वो देखिए कंपोस्ट चला जाएगा। कौन चला जाएगा, कंपोस्ट जो है आपको रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, यही सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सांद्रण सबसे अधिक होता है? देखिए हमारे पर्यावरण में किस गैस का सांद्रण सबसे अधिक होता है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, या सल्फर का? किस गैस का सांद्रण सबसे अधिक होता है? एक चीज़ याद रखिए, जब हम पर्यावरण में वायुमंडल में चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं, पर्यावरण की जब बात आती है तो हम वायुमंडल में चले जाते हैं। तो वायुमंडल का देखिए हमने जो यहाँ पर पाठ आपको पढ़ाया, इस तरह से एक आपको सारणी भी गैस का बना के हमने दिया है। तो इस तरह से मान लीजिए आपको है, ठीक है, और यहाँ से इस तरह का है। तो देखिए ये जो आपको परसेंटेज क्या था, 78% था। ये क्या चीज़ था आपको, नाइट्रोजन। ठीक है, और ये 21% था। ये क्या चीज़ था, ऑक्सीजन। और बाकी ये जो 1% है उसमें अन्य सभी गैसें थी, यही थी ना।
तो सबसे अधिक किसका सांद्रण हो रहा है बताइए, नाइट्रोजन का, उसके बाद किसका और ऑक्सीजन का, फिर बाकी अन्य सभी गैसों का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि किस गैस का सांद्रण सबसे अधिक होता है, तो नाइट्रोजन का होगा। किसका सबसे अधिक, नाइट्रोजन का होगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, 0.0159 में 1 का स्थानीय मान क्या। देखिए प्रश्न जो देखिएगा अपना, ये हर राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा है। 1 से 5 के लिए हर राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न निकल के आता है। ठीक है, इसका चैप्टर भी हम आपको यहाँ पर क्लास 6 में है, JCERT का क्लास 6 में है, उसको हमने आपको यहाँ पर करवा दिया है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी डाउट है तो चलिए एक बार फिर से हम यहाँ पर प्रश्न के साथ ही करवा देते हैं। शायद आप देखे हो नहीं देखे हो, लेकिन आप लोग याद रखिए जो अब तक JCERT जैक की जो टेक्स्ट बुक का नहीं पढ़ रहे हैं बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आप सभी देखिए यहाँ पर जो JCERT जैक का सारा PDF सारा वीडियो जो भी है उसको आप लोग यहाँ पर जरूर देख करके ही एग्जाम के लिए जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे होता है, जैसे 0.0 है 0.159, इसका स्थानीय मान बताना है। तो देखिए दशमलव की ये बायां हो गया और दशमलव के दायां हो गया, दोनों तरफ का अलग अलग प्लेस वैल्यू होता है, स्थानीय मान होता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है जैसे 0.0159 है तो यहाँ पर 0 के लिए देखिएगा बट्टा 10 से शुरू होता है, 10 होगा। 1 का कितना होगा तो 1/100 होगा। 5 का कितना होगा तो 5/1000 होगा। 9 का कितना होगा तो 9/10,000 होगा। बात समझ गए, इस तरह से चलता है ना। तो यहाँ पर अब कोई पूछ देगा कि 0 का कितना होगा, तो इस 0 का होगा 0/10। ये 1 का कितना होगा तो 1/100 हो जाएगा। ये 5 का कितना होगा तो 5/1 पर 3 0 1000 हो जाएगा। इसी तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से बना लीजिएगा। एक चीज़ और देखिए, जैसे इस तरह का होता 215.97 होता इससे, और इसमें पूछता 5 का स्थानीय मान। तो देखिए दशमलव के बाएं में इकाई दाएं चलता है। ठीक है, और दशमलव के ये बाएं में, और दशमलव के जब दाहिने चलेंगे हम तो ये दशांश चलता है, शतरांश चलता है, सहस्त्रांश चलता है, मैंने बट्टा 10 चलता है, और इसमें इकाई दाएं चलता है। तो 5 का स्थानीय मान 5 होगा, 1 का स्थानीय मान दाएं पर है तो 10 होगा, 2 का स्थानीय मान सैकड़े पर है तो 200 होगा। लेकिन इधर जब चलेंगे 9 का तो 9/10 होगा, 7 का तो 7/100 होगा। क्लियर हो गया ना। चलिए क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप क्लासेज को जाकर देख लीजिएगा। अगला है, यदि x + 2 = 0 तो x² + 2 का मान कितना होगा। ठीक है, 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 7 होगा। ठीक है, बहुत लोगों का इसमें देखिए बहुत ही जो रिजल्ट बहुत ही बढ़िया रहा, सभी का लगभग बहुत अच्छा मार्क्स आया हुआ है। अब देखिएगा इसको कैसे बनाते हैं। तो x + 2 = 0 है, इसमें x का वैल्यू निकाल लीजिए। x बराबर क्या होगा तो 0, और ये +2 है, जब बॉर्डर माने बराबर पार करेगा तो माइनस में जाएगा, 0 - 2 तो x का मान -2 आएगा। ठीक है, लेकिन आपको बताना है किसका मान है, तो आपको बताना है यहाँ पर मान देखिए x² + 2 का। ठीक है, तो x का मान -2 हुआ, उसका स्क्वायर कर दीजिए और +2 हो गया। तो माइनस का जब ऊपर स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। माइनस के ऊपर जब भी पावर में सम संख्या लग जाए, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो माइनस का चिन्ह प्लस चला गया, और 2 का स्क्वायर मैंने 2 दूनी 4, तो 4 हो गया और +2 यानी 6, यही आंसर हो गया। ठीक है, यही आंसर हो गया। क्लियर, 6 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, संख्या 7854 का औसत ज्ञात करें। संख्या 7854 का औसत ज्ञात करें, आपको बताना है। ठीक है, देखिए औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। ठीक है, तो सभी संख्याओं का योग यानी 7 + 8 + 5 + 4 और बट्टे सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। तो कै गो संख्या है, 1 2 3 4, 4 नीचे लीजिएगा, 7 8 15 5 20 4 24, 24/4 तो कितना हो गया, 4 6 24 यानी 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, 6 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 2 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, आपको बताना है 2 किलोमीटर में कितना मीटर होगा। देखिए आपको ये सब सारा चीज़ को याद रखिएगा, प्रश्न कुछ भी हो सकता है, और जो जितने जानते हैं अगर क्लियर नहीं है तो कन्फ्यूजन वाले प्रश्न और गलती होते हैं, इसलिए यदि आप 4 को चीज़ जानते हैं तो चारों को एकदम कन्फ्यूजन दूर करके रखिएगा कि चारों में से अगर कोई आ जाए तो हम सही मार सकें। ठीक है, तो 2 किलोमीटर में कितना होगा, 1 किलोमीटर में होता है देखिए 1000 मीटर होता है ना, याद होगा आपको। तो 2 किलोमीटर में, तो 2 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं ना 2 × 1 किलोमीटर, और 2 × किलोमीटर को मीटर बदलना है तो 1000 मीटर। ठीक है, अब 2 × 1000 करेंगे तो कितना होगा, 2000 मीटर होगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपको, 2000 मीटर होगा। किस में है, बी में है, तो इसका राइट आंसर बी चला जाएगा।
कौन सा शब्द अंबर का पर्यायवाची शब्द है? देखिए हिंदी के लिए जब भी आप सेशन में जाएंगे तो पर्यायवाची शब्द जरूर सबका लगभग याद कर लीजिए, क्योंकि पर्यायवाची शब्द से एक प्रश्न रहेगा। ठीक है, हम जितना दिए हैं उसके अलावा भी आपको पर्यायवाची शब्द हैं, वो सारे पर्यायवाची शब्द को देख लीजिए। ऐसे तो हम आपको जो विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आया हुआ है वो सभी को आपको हम बना के दे दिए हैं। ठीक है, तो अंबर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आकाश, औनी, मेघ या बादल। ठीक है, तो अंबर मतलब क्या होता है बताइएगा? पृथ्वी। अंबर मतलब होता है यहाँ पर आकाश। अंबर का पर्यायवाची शब्द आकाश होता है। ठीक है, अब देखिएगा अपेक्षा का विलोम शब्द बताएं। अपेक्षा का विलोम बताएं। ठीक है, अपेक्षा का विलोम निंदा, अनुपेक्षा, उपेक्षा या तिरस्कार। ठीक है, तो अपेक्षा का विलोम शब्द होता है, देखिए उपेक्षा। अपेक्षा का विलोम शब्द उपेक्षा होता है। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। मूर्ख व्यक्ति के सामने ज्ञान की बातें करने के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन है? मूर्ख व्यक्ति के सामने ज्ञान की बातें करने के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? रेत से तेल निकालना, अंधे के आगे रोना, भैंस के आगे बीन बजाना, आकाश से बातें करना। ठीक है, मूर्ख व्यक्ति के सामने ज्ञान की बात करने के लिए एक उपयुक्त शब्द आता है, वो होता है भैंस के आगे बीन बजाना। क्या होता है? भैंस के आगे बीन बजाना। बहुत बार प्रश्न पूछा है, बहुत बार आया हुआ। ठीक है, चलिए अगले देखिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्द से करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्द से करें। व्यर्थ समय मत गवाओ, डॉट 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 पछताना पड़ेगा, ताकि, क्योंकि, तुरंत, अन्यथा। क्या होगा बताइए? व्यर्थ समय मत गवाओ, नहीं तो पछताना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं तो के लिए आता है एक वर्ड अन्यथा। अन्यथा पछताना पड़ेगा। अन्यथा पछताना पड़ेगा। राइट आंसर डी होगा, अन्यथा पछताना पड़ेगा। देखिए प्रश्न किसी भी प्रकार के कभी भी पूछ दे सकता है, सभी तरह के प्रश्नों को आपको देख करके जाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डायरेक्शन। सेलेक्ट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग फॉर फिलिंग इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर जो वाक्य दिया हुआ है, यहाँ पर जो वाक्य दिया हुआ है, इसमें जो है आपको यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर जो वाक्य दिया हुआ है इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको जो है यहाँ पर आपको क्या करना है? तो इसमें आपको जो है यहाँ पर भरना है। ठीक है, और क्या करना है? करेक्ट स्पेलिंग के साथ भरना है। देयर इज नो मच इन द रिजल्ट। ठीक है, तो डिफरेंस, DIFFERENC, DIFFERENC, डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सही जो स्पेलिंग है वो ए है, डिफरेंस। ठीक है, DIFFERENCE, डिफरेंस। देयर इज नो डिफरेंस इन द रिजल्ट, देयर इज नो मच, इन दोनों के रिजल्ट में कोई विशेष अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। प्लीज बी क्या होगा? डॉट 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 ब्रीफ 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 ब्रीफ। ठीक है, प्लीज बी ब्रीफ। ब्रीफ का स्पेलिंग किस में सही है? तो BRIEF होता है, BRIEF होता है, ब्रीफ होता है। ठीक है, अगला देखिएगा। कीप डोंट मेक ए नॉइज। ठीक है, कीप डोंट मेक ए नॉइज, तो क्वाइट होगा, क्यूट होगा, क्या होता है? QUIET होता है, QUIET किस में है? कीप क्वाइट मैंने शांति बनाए रखो, क्वाइट। ठीक है, तो क्वाइट QUIET होता है, QUIT सी में है, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। गिव मी अ प्रॉपर फॉर पेमेंट, गिव मी अ प्रॉपर पेमेंट। ठीक है, जो आप पेमेंट किए हैं वो क्या होना चाहिए? तो रिसिप्ट का स्पेलिंग RECEIPT। ठीक है, किस में है? सी में है। रिसिप्ट का स्पेलिंग सही याद रखिएगा, RECEIPT होता है रिसिप्ट फॉर पेमेंट। ठीक है, ये सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट देखिएगा आप, अगला है बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है। किसके लिए लागू है? 6 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 6 से 10 वर्ष। ठीक है, ये जो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इस पर देखिए स्पेशल जो है टॉपिक भी बना करके हम आपको दे दिए हैं, जो कि आपके यहाँ पर GK सेक्शन के भी अंतर आता है और कभी कभी जो है आपको CDP के अंतर्गत भी आता है। तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा वहाँ पर जा करके। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होगा। ठीक है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। बताइए, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का होना चाहिए। ठीक है, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का होना चाहिए। शिक्षक को ज्ञान किसका होना चाहिए? तो राइट आंसर डी होगा, यानी अध्यापन विषय का भी और बाल मनोविज्ञान दोनों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है,
शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो देखिए शिक्षक और विद्यार्थी के बीच जो है स्नेह का भी संबंध होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए, सम्मान का भी होना चाहिए, यानी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। बच्चे की बुद्धि लब्धा, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह किस प्रकार का बच्चा है? ठीक है, सामान्य बुद्धि का है, प्रखर बुद्धि का है, उत्कृष्ट बुद्धि का है, प्रतिभाशाली है। ठीक है, तो देखिए 90 से 110 के मध्य है, तो वो बच्चा ऐसे सामान्य बुद्धि में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिभाशाली के लिए 140 से अधिक, प्रखर बुद्धि के लिए 120 से अधिक और 110 के बीच है, तो ये सामान्य बुद्धि का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। जिसकी पत्नी साथ में ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जिसकी पत्नी साथ में ना हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? सधवा, विधवा, विधुर या विपत्निक। ठीक है, विपत्निक क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विपत्निक। क्या होगा? विपत्निक होगा। ठीक है, यहाँ पर सधवा मतलब जिसका माने पति हो, और विधवा मतलब जिसका पति नहीं हो, और विधुर मतलब जिसकी पत्नी मर गई हो, लेकिन विपत्निक का मतलब है कि जिसकी पत्नी साथ में नहीं हो। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। एक बांध को 20 आदमी 120 दिन में बांधते हैं, 30 आदमी उसी बांध को कितने दिन में बांधेंगे? देखिए आदमी और दिन वाला प्रश्न आपको हम दे दिए हैं, उसके लिए फॉर्मूला भी दिया है और इसका विशेष टॉपिक भी पढ़ाया गया है जो आपको क्लास में दिया गया है। तो M1D1 बराबर M2D2। तो पहले वाले प्रश्न में जो आदमी रहेगा वो M1 और दिन जो रहेगा D1। ठीक है, तो कितना है? 20 गुने 120 हो गया, और दूसरे प्रश्न में जो रहेगा M2D2 कहलाएगा। तो 30 आदमी उस काम को कितने दिन में, तो D2 निकालना है हमको। ठीक है, तो D2 के लिए हम देखिए यहाँ पर इसी तरह से काट लेंगे, दोनों तरफ गुना में, इधर भी गुना में रहता है, डायरेक्ट काट लेते हैं। 30 चौके 120, तो इधर बचे 20 चौके 80, तो 80 बराबर कितना हो गया? D2 हो गया। क्लियर? D2 हो गया, तो D2 यहाँ पर 80 हो गया, तो 80 दिन हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिएगा, 3, 4, 5, 6 का औसत कितना बताना है? 3, 4, 5, 6 का औसत कितना है? 3, 4, 5 कोई नहीं। अभी देखिए औसत का एक प्रश्न और था, आज डबल प्रश्न हो गया है औसत का, कोई बात नहीं, चलिए बना लेते हैं। तो औसत बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग, तो 3 + 4 + 5 + 6 + 7 हो गया। अब बट्टे क्या होता है? कुल संख्या, तो कुल संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो बट्टा 5 हो गया। इसको जोड़िएगा, 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 7, 25 हो गया। अब 25 बट्टे कितना हो गया? 5, 5, 25, तो राइट आंसर इसका 5 हो जाएगा। क्लियर? राइट आंसर इसका 5 हो जाएगा। 5 किस में? सी में है, सी ही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला है बर्फ से बने घर को क्या कहते हैं? जो घर बर्फ से बनता है उसको क्या कहते हैं? बहुत बार प्रश्न है, बहुत ही MBBI प्रश्न है। इल्लू कहते हैं, इलम कहते हैं, इग्लू कहते हैं, कोई नहीं। तो बर्फ से बने घर को इग्लू एक नाम है, याद रखिएगा, बर्फ से बना घर को इग्लू कहते हैं। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और राणा संगा के बीच, बाबर और मेदिनी राय के बीच, बाबर और अफगानी के बीच। देखिए यहाँ पर बाबर से संबंधित जितना युद्ध है, बाबर से जितना प्रश्न आने वाला है, वो सब का PDF वीडियो हमने करवा दिया है। जो आप नहीं देखे हैं, आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, आपको सारा चीज़ ऐसा ट्रिकी मिलेगा जो अभी तक आपको कहीं भी नहीं मिला है, और आप अगर अब देख लीजिएगा तो आपको यहाँ से बहुत ही अच्छा रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी जरूर जुड़ जाइएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ।